अपने प्यार को बचाने के लिए एक लड़की किस हद तक जा सकती है, आज हमारी कहानी इसी टॉपिक पर पेस्ट होने वाली है। तो इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एनी की शादी हो रही है। फूयन उसे बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। इस बात से बेखबर एनी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो अपने शादी के ड्रेसेस ट्राई कर रही थी। तभी फूयन जो कि उसका हस्बैंड था वो एनी को देखने के लिए आता है। वो उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो उसे हग करते हुए कहता है, मुझे लगा कि शायद मैं लेट हो गया, और वो उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कि उस इंसान ने कहा था कि उसकी बीवी को वो मारने वाला है। ये देखते ही, ये बात सुनते ही यहाँ पर फुएन बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और उसे देखने के लिए आया हुआ था। वो उसे कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, उसे इतना ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जेलस इंसान हमारे साथ ऐसा प्रैंक कर रहा होगा। लेकिन तभी इनके कमरे में कोई आग लगा देता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। फ़ोएन एनी को सेव करने के लिए वहाँ से जल्दी-जल्दी कमरे से बाहर निकलने के लिए बोलता है। लेकिन एनी फ़ोएन से बहुत ही प्यार करती थी और वो उसे किसी हालत में छोड़ कर के जाने के इरादे में नहीं थी। वो उसे कहता है, हम दोनों में से कोई एक ही बच सकता है, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, हम साथ में जाएँगे। वो लोग ज़बरदस्ती वहाँ से निकलने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। एनी को जैसे-तैसे तो करके वो उसे सेव कर देता है। लेकिन जैसे वहाँ से बाहर निकलती है, वो किलर वापस से आकर के उसे फूहन की तरफ उसे कमरे में ढकेल देता है। उस फूहन ने मास्क पहना हुआ था, तो कोई उसका फेस नहीं देख पाता। अब यहाँ पर वापस से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन तभी एनी यहाँ पर रीबर्थ लेकर के वापस से उस समय आ जाती है जब फ़ोएन को डेट करने के बाद फ़ोएन ने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। ये देख कर के एनी को थोड़ा-सा सुकून मिलता है कि चलो वो रीबर्थ लेकर के आई है। लेकिन अब टेंशन ये था कि उसे सबसे पहले फ़ोएन से अपना रिश्ता नाता तोड़ना होगा, क्योंकि वो अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इस बार फिर फ़ोएन अपनी जान गँवा बैठेगा। इस वज़ह से जब वो उसे प्रपोज़ करता है, तो उसका दिल दुखाते हुए वो उसे रिजेक्ट कर देती है। फ़ोएन शॉक्ड कि इतने दिनों से दोनों डेट कर रहे हैं, दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है, और फिर क्यों यहाँ पर एनी उससे शादी के लिए मना कर रही है। एनी अपने दोस्तों को सुनाते हुए कहती है कि वो तो बस फुएन के साथ प्रैंक कर रही थी। उसका मन अब भर गया है, वो बस उसके साथ टाइम पास कर रही होती है। वो कल रात ही किसी और लड़के के साथ इंटीमेट हुई है। ये बातें वो जानबूझ करके उसे सुना रही थी, ताकि उसका दिल टूट जाए और वो उससे दूर हो जाए। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होने वाला था? फुएन वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो वो उसे और हर्ट करने के लिए वहाँ से एक बंदे को उठाती है जो कि मेल मॉडल था, और उसे पैसे देते हुए अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जहाँ पर कि वो ये शो कर रही थी फ़ोएन को कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए गई है। फिर भी फ़ोएन उसे फ़ॉलो करते-करते उसके घर तक पहुँच जाता है। एना उसे कहती है, बहुत ही बेशर्म हो गए हो तुम तो। तुम्हें दिख रहा है कि मैं दूसरे लड़के को लेकर के अपने घर पर आई हूँ, और फिर भी तुम यहाँ पर हो के मेरे पीछे आ रहे हो। वो जानना चाह रहा था कि आखिरकार क्या गलती हुआ है उससे जो कि एनी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। एनी चुपचाप घर में अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि थोड़ी देर बाद वो चेक करती है, तब भी फूहन वहीं पर था। अब वो कन्फ्यूज़ कि वो जा क्यों नहीं रहा है, वो इससे ज़्यादा उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो देखती है कि फूहन जाने के लिए तैयार ही नहीं है। बाहर मौसम खराब पर खराब हुए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। ड्रेसेस चेंज करके वो अपना लिपस्टिक अपने नेक पे लगाती है जैसे कि वो एक लव बाइट हो, और उसे ढूँढते हुए निकल जाती है। नीचे जाकर के वो शो ऑफ करती है कि हम दोनों अभी पूरी रात ये करने वाले हैं। तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है, तो तुम इंतज़ार करके देख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। फ़ोइन उससे कहता है कि देखो, मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करो, मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है, तुम अचानक से ऐसे बिहेव अपना चेंज नहीं कर सकती। एनी कहती है, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ तुमसे, अब चलो जाओ भी यहाँ से। तुम्हारे जैसे गरीब इंसान से कौन ही शादी करना चाहेगा? ऐसा कह के वो अपने कमरे में चली जाती है, और उसका दिया हुआ ब्रेसलेट जो कि उनके प्यार की निशानी थी, वो कपल वाला थिंग था, दोनों पहना करते थे सेम सेम, उसे देख कर के रोने लगती है। फूहन पूरी रात तक वही इंतज़ार करते रहता है। वो जानती थी कि वो इतना ज़िद्दी है कि वो इतनी आसानी से वहाँ से जाने नहीं वाला है। बट वो क्या करती? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो इनको ज़िंदा देखना चाहती है, तो उसे उससे खुद से दूर करना ही पड़ेगा। वो एक बार किलर को पकड़ ले, फिर देखा जाएगा कि उनका रिलेशन किस हद तक आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगली सुबह वो देखती है कि वो जा चुका है। घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके फादर यहाँ पर गू नाम के एक बंदे से उसका शादी सेट कर रहे हैं। गू एक्चुअल में लिली, जो कि यानी कि बहन थी, उसका हस्बैंड तियान का भाई था।
और वो उससे शादी करना चाह रहा था ताकि फैमिली का बिज़नेस फैमिली में ही रह जाए और कोई एक्स्ट्रा पंगे भी ना हो। अब यहाँ पर वैसे तो एनी फ़ोएन से प्यार करती थी, तो उसने पिछले टाइम गू को मना कर दिया था, लेकिन इस बार वो सोचती है कि किलर इनमें से ही कोई एक हो सकता है। तो उसे उल्लू बनाने के लिए और कुछ वक़्त निकालने के लिए वो गू से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। सभी बात सुन कर के शॉक हो जाते हैं कि वो तो फ़ोएन के साथ रिलेशनशिप में थी, तो फिर वो अचानक से कैसे ही गू से शादी करने के लिए हाँ कह दी। लेकिन चलो ठीक ही है, अगर शादी करने के लिए हाँ कह दिए तो। अब इसके बाद दोनों फैमिलीज़ शादी-वादी का आपस में प्लान करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर गू के बारे में भी एनी को सब कुछ पता था। दैट्स व्हाई वो उसे कुछ ख़ास भाव नहीं दे रही होती है। फिर यहाँ पर फाइनली वो शादी वाला दिन आता है, जहाँ पर कि एनी दुल्हन के ड्रेस में रेडी थी। उसने वही ड्रेस पहना था, जो कि ड्रेस उसने पिछले जन्म में भी पहना हुआ था। अब यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो किलर यहाँ पर ज़रूर ही आएगा। उसे उस किलर को पकड़ना है। उसकी बहन से वो पूछती है कि क्या यहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए हैं? वो बोलती है हाँ। तो फिर वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तभी फ़ोएन यहाँ पर आया हुआ था। उसने अब तक हार नहीं मानी थी और वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। जिसको कि वो समझा रही होती है कि तुम्हें सीधी-सी बात क्यों समझ में नहीं आती है कि मैं यहाँ पर अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अब मेरा होने वाला हस्बैंड गू है, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसा करके वो उसके साथ वहाँ से निकल जाती है। बेचारा फूयन काफ़ी दूर तक उसकी कार को फ़ॉलो करते रहता है और कार में यहाँ पर एनी रोती रहती है। अंदर जाने के बाद वहाँ वेन्यू पर उसकी सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है कि ये खा लो, कब तक भूखी रहोगी, शादी में भी बहुत सारे काम बाकी हैं। जैसे ही एनी उसे खाती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वो समझ जाती है कि ज़रूर इस बिस्किट में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो किलर वहाँ पर आता है और वापस से वो पूरे कमरे में आग लगा देता है। अब यहाँ पर एनी इस बार उस किलर का शकल तो नहीं देख पाती, लेकिन हाँ, उसके हाथ पे लगा हुआ निशान ज़रूर देख लेती है, कोई बर्थ मार्क के जैसा था। अब उसे चीज़ों को कंफर्म करना था, लेकिन उसके लिए उसे पहले यहाँ से निकलना होगा, तो ही तो वो अपनी जान बचा पाएगी। दूसरी तरफ फ़ोएन अपने सेक्रेटरी के साथ एनी की शादी होने का इंतज़ार कर रहा होता है। और जब वो देखता है कि उसके कमरे से ऐसे धुआँ निकल रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है और जल्दी-जल्दी उसे सेव करने के लिए निकलता है। अब पूरे होटल में पता चल गया था कि होटल में आग लगा हुआ है, सारे अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि एनी अब भी कमरे में है। उसका हस्बैंड जो खुद अपनी जान बचा कर के वहाँ से भाग रहा था, ये देख कर के फूहिन जब उसे सेव करने जाने का कोशिश करता है, तो वो लोग उसे रोक रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि फूहिन और एनी का क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर इस तरीके से जैसे-तैसे करके वो अंदर तो चले जाता है, उसकी जान बचाने के लिए। तब तक एनी यहाँ पर खुद को सेव करने के लिए ऊपर से जंप करने के बारे में सोच रही होती है, ताकि वो थोड़ी-सी इंजर्ड ही होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो थोड़ा-सा इंजर्ड होगी, लेकिन कम से कम वो बच तो जाएगी, यही सोचते हुए ऊपर से जंप करने वाली थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसे नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर तभी देखती है कि फाइनली यहाँ पर फ़ोएन उसे सेव करने के लिए आ गया है। वो उसे कह रहा होता है कि उसे यहाँ पर उसे सेव करने आने की क्या ज़रूरत है। वो खुद की जान खुद बचा सकती है, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाला था उसकी बातों को। जैसे-तैसे करके फ़ोएन उसकी जान बचाता है और दोनों एक-दूसरे को हग करके काफ़ी देर तक रोने लगते हैं। हालाँकि एनी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा सिचुएशन देख कर के वो कंट्रोल कर नहीं थोड़ी पाती देर है। बाद जब वो लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पर सब इस तरीके से एनी को फ़ोन को कह रहे होते हैं कि अब वो उससे दूर रहे, उसने एनी की जान बचा दी ना, काफ़ी है यहाँ पर। एनी सबको कह रही होती है कि जो इंसान ने यहाँ होटल में आग लगाया है, उसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है, जैसा कि हमारे जीजा के हाथ पर है। लेकिन यहाँ पर जो उसका जीजा था, वो इस बात को झुठला देता है और कहता है कि कमरे में धुआँ होने की वजह से ज़रूर ही तुमने कुछ इधर-उधर की चीज़ें देख ली होंगी। ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। तो वो जानती थी कि इस बात का कोई प्रूफ़ नहीं है, इसी वज़ह से उसकी मजबूरी हो जाती है इस बात को फ़िलहाल रफ़ा-दफ़ा कर देना। लेकिन वो लोग फ़ोइन को बुली करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और एनी अब भी चाहती थी कि फ़ोइन की जान बचाई जा सके। इसी वज़ह से सबको दिखाने के लिए वो फ़ोइन से कहती है, जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मेरा तुमसे ब्रेकअप हो गया है और मैं गो से शादी करने वाली हूँ, तब मुझे फ़ॉलो करने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ये एहसान हम तुम्हारा चुका देंगे, तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब चली जाओ यहाँ से। फ़ोइन को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। वो जानता था कि इस तरीके से कोई एक बुरा इंसान है। वो अपनी वाइफ़ तक को बचाने के लिए ऊपर गया भी नहीं ये देखने के लिए कि यानी कैसी है।
फिर भी एनी क्यों उससे शादी करना चाहती है? उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। दैट्स व्हाई फिलहाल के लिए तो उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। एनी ये सब कुछ जानबूझ कर के कर रही थी। अगर वो फ़ोयन को इन चीज़ों में घसीटेगी तो एट द एंड वापस से पिछली बार की तरह फ़ोयन का जान चला जाएगा, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि फ़ोयन का एक्चुअल में उसकी वज़ह से जान जाए, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा होगा तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। फ़ोयन को वो जिस हद तक हर्ट कर सकती थी उस हद तक हर्ट करती है, ताकि वो उससे दूरी बना कर के रखे जब तक कि वो किलर को ढूँढ नहीं लेती। दूसरी तरफ एनी की बहन लिली और उसका जीजा तियान आपस में बात कर रहा था। इतनी मुश्किल से हमने ये प्लान किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एनी बच गई। वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि अभी हड़बड़ाने से नहीं होगा। हमें बहुत ही क्लियर तरीके से उसे रास्ते से हटाना होगा, वरना अगर हम पर डाउट आ गया तो फिर हमें भी जेल जाना पड़ सकता है। वो लोग यहाँ पर फ़ोइन और एनी को ही फँसाने के प्लान में थे। अब यहाँ पर इस तरीके से एनी उनकी बातों को सुन लेती है और बहाने से उन्हें वहाँ से बाहर बुलाती है, ताकि जो पानी इन लोगों ने उन लोगों के लिए प्रिपेयर किया है वो वाटर को एक्चुअल में यहाँ पर वो एक्सचेंज कर सके, ताकि इस तरीके से उन्हें पता ना चले उनकी जाति। एनी यहाँ पर उस पानी को एक्सचेंज कर देती है। अब एक्सचेंज तो वो पानी को कर देती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तभी वहाँ पर अभी आया हुआ था उससे मिलने के लिए फ़ोन। वो उससे परेशान हो चुकी थी, वो जितना उससे दूर कर रही है वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो उससे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम नहीं मानोगे नहीं? वो कहता है नहीं। कार में अंदर घुसती है, वो पानी वो पी लेता है जिसमें कि वो लव डोज़ मिला हुआ था। अब इससे यानी परेशान हो जाती है कि उस पर उस दवा का असर ज़रूर ही होगा, और वो दवा का असर सच में उस पर होने लगता है, और वो सबसे पहले यहाँ पर एनी को किस करता है। एनी भी उसे नहीं रोकती है, क्योंकि उसे उसके अपने पुराने रिलेशन से पहले दिन याद आ रहे थे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है कि तुम एक्चुअल में अगर मेरा कुछ हेल्प करना चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम अगर मेरी जान भी मांगोगे तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं, जान ही तो तुम्हारी बचानी है। वो कहता है मतलब? वो कहती है बस कुछ नहीं, जैसा कहूँ वैसा करते जाओ। फिर उसे अपने साथ एक होटल के कमरे में लेकर के जाती है, और वहाँ पर उसे वही ड्रंक होने की एक्टिंग करनी है, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी था। थोड़ी देर में एक आदमी यहाँ पर ड्रंक फ़ोन को लेकर के एक होटल के कमरे में जाता है, जहाँ पर कि वो लोग थोड़ी देर बाद एनी को यहाँ पर बुलाने वाले थे। फिर थोड़ी देर में लिली यहाँ पर एनी को कॉल करती है और बोलती है कि अरे एक्चुअल में यहाँ पर देखो ना, कुछ गड़बड़ हो गया है, क्या तुम होटल में आओगी? तो वो उसके पास आने के लिए तैयार हो जाती है। उसे तो पता ही था कि आगे इनका प्लान क्या है। तो फिर इस तरीके से जब वो वहाँ पर जाती है, तो फिर वो उसे वही पानी पीने के लिए देती है। अब वो पानी एक्चुअल में वो उसे जानबूझ कर के पीने के लिए दी थी, क्योंकि उसने उसमें वो लव डोज को मिलाया हुआ था। उसे पानी पीते ही एनी को यहाँ पर चक्कर आने लगता है, और चक्कर में जैसे वो बेहोश होने लगती है तब लिली उसे कहती है, फाइनली अब तुम हमारे चंगुल में फंसी हो, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, बहुत दिनों से हम तुम्हें झेल रहे हैं। एनी कहती है क्या बकवास कर रही हो, हम दोनों तो सिस्टर्स है ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कहती है सिस्टर नाइस जोक, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर मुझे कंपनी के सारे शेयर्स डैड दे नहीं रहे हैं, और तुम्हें यहाँ पर मेरी बहन बनने का हक किसने दिया है? अब तुम जाओगी ऊपर भगवान जी के पास, और फिर मैं यहाँ पर करूँगी राज। उसे फँसाने के लिए यहाँ पर वो फ़ोन के साथ छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एनी अचानक से होश में आ जाती है। दूसरी तरफ सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू एनी के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन एनी यहाँ पर आती नहीं है, तो वो हंगामा करने लगता है कि वो किधर है, पता ही नहीं चल रहा, और यहाँ पर तो तियान को सब कुछ पता ही था कि क्या चल रहा है। दर्श वो उसे बहाने से कहता है मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एक आदमी आकर के उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में कि एनी और फूयान दोनों ही एक होटल के कमरे में जाते हुए दिखते हैं। अब ये देखते ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब भड़क जाते हैं कि वो उसे धोखा कैसे दे सकती है, और वो लोग उसे फ़ॉलो करते हुए वहाँ पर लेकर के जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर लिली को चक्कर आने लगता है। वो लोग हँसते हुए कहते हैं कि जो चाल तुमने चला था एक्चुअल में वही चाल मैंने भी चल दिया तुम पे। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ़ गेम खेलना तुम्हें ही आता है? ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर फ़ोएन होश में आ जाता है। एनी से कहती है तुम्हें पता है ना क्या करना है? अब यहाँ पे फ़ोएन को उसने कहा था कि वो लिली के साथ रोमांस कर रहा है, उसे ये एक्टिंग करना है, और अगर वो उसके साथ रोमांस करना भी चाहता है तो कर सकता है।
ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है कमरे से बाहर। जैसे ही बाहर निकल रही थी वो वेट्रेस का ड्रेस यहाँ पर पहनी हुई थी। जैसे ही वो वहाँ पर बाहर निकल रही थी, वैसे ही यहाँ पर इस तरीके से सारे लोग रिपोर्टर्स लेकर के कमरे में अंदर आने लगते हैं। और अब उनका सवाल ये था कि आखिरकार कैसे ही उन्हें पकड़ा जाए। जल्दी-जल्दी कमरे को खोलने की बात हो रही होती है। अब इतना आसान तो था नहीं उस कमरे को खोलना, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग उसे ओपन अप करवाते हैं जैसे-तैसे करके। जैसे ही वो कमरा ओपन होता है तो सामने यहाँ पर फूयन था। अब वो लोग इस बात का इल्ज़ाम उस पर लगाने लगते हैं कि फूयन यहाँ पर एनी के साथ है। लेकिन जब वो लोग लड़की का शक्ल देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो एनी नहीं, उसकी खुद की वाइफ़ थी। अब तो सब जगह ये न्यूज़ फैल जाता है कि यहाँ पर तियान जो है अपनी वाइफ लिली को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई इस तरीके से वो यहाँ पर अफेयर करने के लिए आई हुई है। अब उनकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाली बदनामी होने लगती है और अब वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और वो कह रही होती कि नहीं, नहीं मुझे फँसाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या सच थी जो फ़ुरन था वो हमें हाँ मिला देता है। फाइनली उनके वहाँ से जाने के बाद एनी यहाँ पे थोड़ा-सा जेलस थी और वो उससे पूछ रही होती कि क्या तुमने सच में यहाँ पर लिली के साथ रोमांस किया है? वो उसे कहता है तुम्हें अगर मेरी सच में इतनी फ़िक्र हो रही है तो तुम चेक कर सकती हो, मैंने रोमांस किया है नहीं। वो कहती है नहीं, नहीं मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो तुमने मेरा बहुत बड़ा ही वाला यहाँ पर हेल्प कर दिया। वो उसे कहता है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह रही हो? तुम ये सब फैमिली की वज़ह से कर रही हो? वो उसे कहती है तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिली तियान आपस में लड़ रहे होते हैं। वो उसे समझाने का कोशिश करती है कि मैंने यहाँ पर जानबूझ कर के नहीं किया है, मुझे फँसाया गया है। मेरी बातों का भरोसा करो। और वो उसे काफ़ी समझाने का कोशिश करती है। पूरा उनके फैमिली का काफ़ी बेइज़्ज़ती हो रहा था। एनी कहती है डैड इसमें सारी गलती लिली की नहीं है। अब जीजा उसे सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं तो जाएगी ना। जानबूझ करके वो ऐसे-ऐसे भड़का दे रहा होता है उन्हें ताकि उसके डैड को भी उसकी बातों का भरोसा हो सके। अब यहाँ पर उसके डैड कुछ दिनों के लिए उसके जीजा को उसके जॉब से निकाल देते हैं और कहते हैं कि घर पर रह कर के तुम अपनी गलतियों का ये करो, तभी जा कर के हम तुम्हें वापस से भेजने वाले हैं। तो फिर उसकी मजबूरी हो जाती है यहाँ पर उनकी बातों को मानने का। और फिर वो इस तरीके से उनकी बातों को मान भी जाता है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर गु आया हुआ है। उसे समझाता है कि देखो मेरे डैड जो है ना वो फैमिली के रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बेहतर होगा कि तुम जब मेरी वाइफ़ बनने के लिए हाँ कही हो तो इन बातों को समझो और दोबारा इस तरीके से अगर तुमने कुछ भी किया फ़ोहन के साथ मिल कर के तो वो तुम्हारे असली प्रेमी के लिए सही नहीं होगा। ऐसा कह के वो उसे धमकी देता है और उसे अपने साथ उस पार्टी में चलने के लिए बोलता है। अब एक्चुअल में उस पार्टी में जाना उसके लिए ज़रूरी था, दैट्स व्हाई उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इन चीज़ों को कैसे टाले। उसके साथ उस पार्टी में जाने के लिए तो रेडी हो जाती है, लेकिन आगे पंगे और भी बढ़ने वाले थे। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि फ़ोरन के साथ तुम्हारी फैमिली क्या करने का प्लान कर रही है? सिर्फ़ तुम्हारा उसके साथ अफ़ेयर है इसलिए। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी जो फैमिली है, वो उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करने का प्लान कर रही है, ताकि यहाँ पर वो कभी दोबारा इस तरीके से एनी को परेशान ना करें। और जब वो ये चीज़ सुनती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भड़क जाती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो जल्दी-जल्दी यहाँ पर फ़ोहन को होटल में देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो रही थी कि उसे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो उसे हर्ट करने के लिए आई है। वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए सोचती है कि हाँ, फ़िलहाल के लिए वही सही रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर उसको ये पता चल गया कि यानी उसके साइड है, तो वो वापस से उसके लिए काफ़ी क्लिंगी हो जाएगा और चीज़ें उसके लिए मुश्किल से भरी होंगी। तो फिर वो इन बातों को मानते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो मानना है मान लो, मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट ही करने के लिए आई थी। उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है कि आप इस लड़की पर क्यों भरोसा कर रहे हो? वो सामने से आपको धोखा दे रही है, फिर भी आप मेरी बातों को मान नहीं रहे हैं। वो उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे उस पर पूरा ही भरोसा था। और इस तरीके से जब वो लोग यहाँ पर आते हैं उसे ढूँढते हुए और इधर एनी और फूयन दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, उन्हें तो लगा था कि वो उन दोनों को यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। भले ही वो दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे थे, क्योंकि फूयन इस तरीके से उस नशे की हालत में था और उन लोगों ने जानबूझ कर के ऐसा फ़ोन के साथ किया था, लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे में अंदर आते हैं, तो उन्हें कुछ भी यहाँ पर हाथ नहीं लगता है, केवल फ़ोयन था। वो लिली को देखते हुए जानबूझ कर के उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि लगता है ना कि यहाँ पर जो तुम हो
इस तरीके से जानबूझकर के मुझे फ़ॉलो कर रही हो। लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई तुम अभी कुछ दिन हुए नहीं कि मुझे ढूँढते हुए यहाँ पर आ गई। अब इतना इंसल्ट सुनने के बाद किसे ही वहाँ रुकने का मन करेगा। उसके जाते ही एनी ऐसे कमरे से बाहर निकलती है वॉशरूम से, और वो जो था फ़ोयन उसे कहाँ ही जाने देने वाला था। उसे वापस से किस करने लगता है तो वो उसे मना करते हुए कहती है कि हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही अभी, लेकिन जल्दी ही तुम्हें ये बातें समझ में आने वाली हैं। वो फ़ोयन को क्लियर कर देती है कि देख भाई, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है, तुम ये बात समझ जाओ। जब तक वो असली किलर को नहीं पकड़ लेती तब तक वो उसके साथ किसी हालत में नहीं रह सकती थी। जैसे-तैसे करके वो वहाँ से बाहर निकलती है। फ़ोयन का दिल एक बार और टूट गया था। जब वो घर जाती है तो यहाँ पर उसके और फ़ोन फ़ोन के ऐसे फ़ेक फ़ोटोज़ बनाए गए थे। उसकी फ़ैमिली उसे बुली करते हुए कहती है कि अगर तुमने इस तरीके से उससे अपना रिलेशन नहीं तोड़ा तो हम इन फ़ेक फ़ोटोज़ को इंटरनेट पे वायरल कर देंगे, और पता है ना कि फिर क्या होगा? अगर ये फ़ोटोज़ एक बार वायरल हो गए तो कोई नहीं मानेगा कि ये झूठ है या सच। बस सुनना इतना ही था। उस इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भड़क जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग अब अपनी औकात दिखा रहे हो तो मुझे भी अपनी औकात पर आना ही पड़ेगा। सुनो मेरी बात को, मेरे पास तुम्हारी कंपनी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रूफ़ हैं, जहाँ पर कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी मेरे बॉयफ्रेंड के खिलाफ बोलने का कोशिश किया तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होने वाला है। अगर तुम लोगों ने फ़ोन की कंपनी को हर्ट करना नहीं रोका, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कंपनी के खिलाफ सारे सबूत यहाँ पर दे दूँगी, जिसके बाद कि तुम लोग हमेशा के लिए जेल चले जाओगे। अब ये बात उन्हें पता था कि इसके पास सबूत है, तो वो जेल में दे सकती है। दैट्स व्हाई वो लोग कहते हैं कि ठीक है, ठीक है। एनी के पुलिस को कंप्लेन करने की धमकी को लेकर के वो लोग घबरा जाते हैं और उसकी बातों को कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, हम पुलिस को नहीं बताने वाले हैं और तुम हमारी कंपनी को जाने दो। वो कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग फ़ोन की कंपनी को छेड़छाड़ नहीं करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी फैमिली उसकी बात मान जाती है और वो लोग वहाँ से फ़िलहाल के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर एनी अपने कमरे में जाते हुए सोचती है कि वो लोग सुधरने नहीं वाले हैं। उसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें रोकने के लिए, वरना ये लोग वापस से उसकी कंपनी को इसी तरीके से परेशान करेंगे। वो चाहती थी कि वो अपनी लाइफ़ आगे जिए, ताकि उसे कोई भी दोबारा ऐसे परेशान करने के लिए ना आए। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि सैनी का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये हमेशा ही हमें इसी तरीके से ब्लैकमेल करते रहेगी। यही सोचते हुए वो लोग एनी को पूरी तरीके से रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गू आता है और वो एनी को कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे डैड के खिलाफ कोई सबूत-वबूत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम अपनी फैमिली को कैसे ब्लैकमेल कर रही हो या क्या कर रही हो। बस इतना समझ लो, मेरे डैड, मैंने कहा था रेपुटेशन उनके लिए मैटर करता है, तो बेहतर होगा कि तुम कल पार्टी में मेरे साथ चलो। तो अगले दिन एनी यहाँ पर गो के साथ पार्टी में जाने का प्लान कर रही होती है। वो उसका ड्रेस इस तरीके से रेडी करती है क्योंकि उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। आफ्टर दैट वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग पार्टी के लिए निकल रहे थे तभी बाहर यहाँ पर फ़ोन भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल परवर्ट की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता है कि ये थोड़ा अजीब है? हम दोनों की शादी होने वाली है और इस तरीके से तुम अभी मेरी वाइफ़ के पीछे पड़े हुए हो। जानबूझकर के उसे भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करना पड़ता है ताकि फ़ोइन यहाँ से चले जाए, लेकिन वो लड़का उसे छोड़ कर के जाने के लिए रेडी होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। फ़ॉलो करते-करते पार्टी में पहुँच जाता है। अभी तक यहाँ पर फ़ोइन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बना था। इसी वजह से सब उससे जानबूझ कर के इस तरीके से पंगा ही ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से होता ये है कि पार्टी-वार्टी स्टार्ट होती है तो जानबूझ कर के जो गू था वो एनी को बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने के लिए बोलता है यहाँ पर। क्योंकि इस तरीके से इतना वो ड्रिंक कर लेती है तो उसे काफ़ी वोमिटिंग सा फ़ील होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो फिर वो बाहर जा कर के वोमिटिंग करती है। फ़ोयन तभी उसका इंतज़ार कर रहा था और वो उसे ठंडा पानी देने के लिए लेके आया था। वो कहता है कि तुम्हें साफ़ दिख रहा है कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो तुम्हें इतना फ़ोर्स कर रहा है ड्रिंक करने के लिए और तब भी तुम यहाँ पर इस तरीके से उसके पीछे पड़ी हो। वो कहती है, मैंने कहा ना कि ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत आओ। लेकिन वो भला कहाँ ही मानने वाली थी। दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है कमरे के बाहर, जहाँ पर कि इस तरीके से वो फ़ील करता है कि कोई तो है जो ऊपर से
गिरा है। वो लोग जल्दी-जल्दी बाहर देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि गू ऊपर छत से एक्चुअल में गिरा है और उसकी अब जान जा चुकी है। ये देख कर के वो लोग काफ़ी ज़्यादा वो लोग घबरा जाते हैं और फिर उसे देखने के लिए नीचे जाते हैं। नीचे जाने पर उन्हें ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो है ऐसा है कि ये लोग यहाँ पर एनी को ही ब्लेम लगा रहे होते हैं कि एनी ने ही एक्चुअल में यहाँ पर उसकी जान ली है, क्योंकि उसके डेड बॉडी के पास उसका ये इस तरीके से यहाँ पर मिला था बटन-वटन। अब जब यहाँ पर ऐसा होता है, तो फिर पुलिस जो है उसे पकड़ने के लिए आने लगती है, लेकिन यहाँ पर एनी ने इस तरीके से उसके ड्रेस में जो वो बटन लगाया हुआ था, एक्चुअल में वो ड्रेस केवल बटन नहीं था, वो हिडन कैमरा था। इसी वजह से एनी इस तरीके से उसे देखने के लिए जाती है, ताकि कम से कम वो यहाँ पर उसके डेड बॉडी से इस तरीके से वो कैमरा निकाल सके। जल्दी-जल्दी उस कैमरा को वो निकाल कर के लेकर के आती है और जब तक वो कैमरा यहाँ पे लेके आती है, सबको वीडियो दिखाती है। कि देखिए किस तरीके से एक्चुअल में ना मैंने और ना ही फ़ोन ने, दोनों में से किसी ने उसको धक्का नहीं दिया है। अब यहाँ पर कैमरा में साफ दिख रहा होता है कि उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं, लिली और तियानी है। ये देख कर के तो खुद उसके डैड भी शॉक हो जाते हैं कि वो इंसान जो कि खुद यहाँ पर उसका भाई था, उसने उसे क्यों मारा? कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए उन लोगों ने ऐसा किया था। उन लोगों ने खुद अपने हाथों से अपने भाई को भी जान से मार डाला था। ताकि उनसे इस तरीके से पीछा छूट सके। अब जब ये बातें यहाँ पर सामने आ जाती है तो पुलिस उन्हें पकड़ कर के लेकर के जाता है। अब उनका पीछा तो इनसे छूट गया, इस तरीके से वो लोग वहाँ से खिसक लिए, लेकिन अब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। ये बात एनी बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। सबके जाने के बाद जब यहाँ पर फ़ोई नैनी से कह रहा था कि अब तो खूब इस दुनिया में नहीं है तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन वो तब भी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तभी वहाँ पर जो गू के डैड थे वो ज़बरदस्ती उसे किडनैप करके लेकर के जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारे डैड ने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा है। मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है और तुम आराम की ज़िंदगी कैसे ही बिता सकती हो। वो उसे घर में ले जा कर के बंद कर देते हैं। ये कहते हुए कि तुम अब उसकी विडो बन करके पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रहने वाली हो। अब यहाँ पर वो चाह कर के भी वहाँ कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन वो कुछ न कुछ तो प्लान ज़रूर ही बनाती है कि वो क्या करे, जिस वज़ह से कि वो यहाँ से निकल सके। दिमाग भिड़ाते हुए वेट्रेस यहाँ पर आती है खाना देने के लिए, तो वो उसे बेहोश कर देती है और फिर उसके कपड़े पहन कर के वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो अपने घर में अपने कुछ पैसे और कार्ड्स लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर इस तरीके से उसके डैड उसे आकर के पकड़ लेते हैं और वो उसे कहने लगते हैं कि एक्चुअल में तुम यहाँ से नहीं निकल सकती हो, वरना वो हमारी कंपनी के साथ कॉपरेशन तोड़ देंगे। एनी कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर नहीं जाने दिया मुझे, तो मैं खुद को मार लूँगी और कल न्यूज़ में आएगा कि तुमने ही मुझे खुद को हर्ट करने के लिए फ़ोर्स किया था, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे फ़ोर्स ना करो। उसके डैड फ़िलहाल उसे वहाँ से जाने देते हैं और गू के डैड को कॉल करके कहते हैं कि डोंट वरी, वो ज़्यादा दिनों तक बाहर सर्वाइव नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसके कार्ड्स वगैरह को बंद कर दिया है और सब जगह से उसे ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से कि कोई भी उसे जॉब नहीं देने वाला है और यहाँ पर अब वो कुछ ही दिनों में वापस ज़रूर ही लौट आएगी। ये सब कुछ होने के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर वो यहाँ से फ़रार हो गए तो उन्हें पता था कि दोबारा उसे पकड़ नहीं पाएँगे। दूसरी तरफ एनी को हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा होता है। यहाँ से जो कहानी टर्न्ड आउट की थी ना, मुझे नहीं लगता है कि इस कहानी की इस तरीके से टर्न्ड आउट होने की ज़रूरत थी यहाँ पर। अब यहाँ पर सब उसे जॉब से रिजेक्ट ही कर रहे होते हैं उसके डैड की वज़ह से, तो एनी को लास्ट में यहाँ पर एक होटल में वेट्रेस का जॉब करना पड़ता है। मजबूरी में वो ये जॉब करने के लिए तैयार थी। एक दिन जब वो वहाँ पर गेस्ट को सर्व करने के लिए जाती है, तो वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि एक्चुअल में वो गेस्ट कोई और नहीं फ़ोएन है। यहाँ पर एनी को ऐसे वेट्रेस बना देख कर के वो खुद शॉक हो जाता है कि एनी तो इतनी ज़्यादा अमीर थी, उसकी फैमिली उसे बुरा ट्रीट नहीं करती थी, तो फिर उसे क्या हो गया? और वो इस तरीके से एक वेट्रेस का जॉब क्यों कर रही है? फिर भी एनी चुपचाप अपना काम यहाँ पर करती है और वो शांति से वहाँ से अपना काम करके जाना जा रही थी। जानबूझ करके यहाँ पर जो फूया था वो एनी को सुनाता है कि वो एंगेज्ड हो चुका है और उसने एक्चुअल में किसी से अपना एंगेजमेंट कर लिया है। एनी को ये बात सुन कर के बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो सोचती है कि चलो ये भी सही है। वैसे भी तब उसने उसे रिजेक्ट ही कर दिया, तो उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर तेज़ बारिश में जब वो जा रही होती है, तब यहाँ पर इस तरीके से जो फ़ोन था वो उसे फ़ॉलो करते हुए आता है और उसे अपने कार में चलने के लिए बोलता है। वो उसे सिर्फ़ लिफ्ट देने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ था।
अब लिफ्ट-विफ्ट देने के बाद जब वो लोग वहाँ से जाते हैं, तो एनी सिर्फ़ उसे थैंक्स बोल कर के वहाँ से जाने लगती है। वो उसे अपनी एंगेजमेंट में इनवाइट कर रहा था, लेकिन वो आने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसके पास टाइम नहीं है। तो वो गुस्से में आकर के यहाँ पर इस तरीके से उसे अपने घर की वेट्रेस बनाने का प्लान बनाता है यहाँ पर। और उसने यहाँ पर इस तरीके से उसके बॉस को बोल दिया था, उसका बॉस उसे कहता है, "अगर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें 5 मिलियन का मुझे कंपनसेशन फ़ी देना पड़ेगा और तो ही तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना तुम्हें उसके घर वेट्रेस बन कर के जाना ही पड़ेगा।" अब उसकी यहाँ पर मजबूरी हो जाती है, वो ये जॉब को मजबूरी में एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जब इस तरीके से वो लोग यहाँ पर अपना जॉब करने के लिए जाती है, तो वो कमरे में अंदर जा कर के देखती है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से जो है उसकी फियोंसे जीजी यहाँ पर आई हुई है और उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो कहता है, "चलो अब तुम यहाँ पर आई हो तो हमारे बेडरूम को क्लियर करना तुम्हारा काम है।" उस बेडरूम में बहुत सारी उनकी यादें थी और वो जानबूझकर के उसे हर्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था और वो जीजी से बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है, ये भी उसे दिखा रहा था। अभी यहाँ पर जीजी की मजबूरी हो जाती है इन बातों को मानना, उसके पास फ़िलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं था और वो जा कर के उन चीज़ों को क्लियर आउट करने लगती है। जैसे ही वो उन चीज़ों को वहाँ क्लियर आउट करती है, तो देखती है कि उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेमोरीज़ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। उसने उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ों को नहीं हटाया है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें उनकी थी और इन लोगों ने बहुत ही सोच समझ कर के इन चीज़ों को यहाँ पर बनाया था, रखा था, क्योंकि ये इनका घर था। वहाँ पर उन्हें एक क्यूट-क्यूट सा डॉल ऐसे मिलता है, जो कि उसे याद आता है कि उसने यहाँ पर उसे दिया था, हमेशा अपने साथ रखने के लिए। ये देख कर के इमोशनल होकर के उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन बाहर देखती है कि फूयन अपनी फियांसे जीजी को किस कर रहा है। ये देखती है उसका दिल टूट जाता है और उसके हाथ से वो गलती से वो पुतला गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिससे कि उसके हाथ में भी चोट लग जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही ऐसा होता है तो फ़ोन की नज़र पड़ती है, लेकिन वो एक्शन में यहाँ पर जीजी को किस नहीं कर रहा था, ये हम लोग देखते हैं। वो जाकर के उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है, एक काम मैंने तुमसे ढंग से करने कहा था और वो भी तुमसे नहीं हुआ। वो जानबूझकर उसे डाँट रहा होता है और कहता है कि अब दोबारा अगर ऐसी गलती होगी तो फिर हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे और तुम्हें उतनी कंपनसेशन देने की तो तुम्हारी अब औकात नहीं है। वो चुपचाप इन चीज़ों को झेल रही होती है, वो सोचती है कि कोई बात नहीं, उसने गलती किया है तो उसे ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। अपने कमरे में अंदर जाती है तो वहाँ पर जीजी आई हुई थी, वो कोई सीधी-सादी लड़की नहीं थी, वो एक्चुअल में बहुत ही बदमाश थी और वो जानबूझ कर के उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर आई थी। जैसे ही फ़ोन यहाँ पर आने लगता है तो वो जानबूझ कर के नीचे गिर जाती है और सारा ब्लेम यहाँ पर एनी पे डाल देती है कि इस तरीके से एनी ने उसे धक्का दिया है। अब ये देखती है फ़ोएन यहाँ पर जीजी का ख़्याल ख़्याल करने लगता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एनी कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आज से तुम यहाँ पर घर के सारे टॉयलेट्स क्लीन करने का काम करोगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। वो सोचने लगती है कि शायद उसने खुद से फ़ोएन को कुछ ज़्यादा ही वाला दूर कर दिया है और दोबारा उनके बीच अब वापस से कुछ भी नहीं हो सकता। घर की मेड उसे कहती है, "जाओ, जाओ, जाकर के टॉयलेट क्लीन करो। तुमने सुना नहीं, क्या बोला हमारे बॉस ने?" वो चुपचाप टॉयलेट क्लीन करने में लग जाती है, तभी घर की हेल्पर आती है और कहती है कि तुम्हें बॉस ने कहा है, बाहर गेस्ट आए हुए हैं, जा कर के दाना-पानी देने के लिए। अब वो बाहर उनके लिए स्नैक्स वगैरह लेकर के जाती है, काम कर के अपने। उस बेचारी का हालत ख़राब था यहाँ पर। लेकिन जब वो बाहर जाती है, तो देखती है कि बाहर एक्चुअल में कोई और नहीं, जीजी का भाई है, जो कि उसका इंसल्ट करते हुए कहता है, वो एक टाइम पर इतना अमीर हुआ करती थी और दूसरे टाइम पर इस तरीके से घर पर वेट्रेस का काम कर रही है। तो वो यहाँ पर कहाँ ही किसी की बात सुनने वाली थी अब और चुपचाप वो उसकी बेइज़्ज़ती के लिए, उसके बदतमीज़ी के लिए उसको पनिशमेंट देती है और कहती है कि बहुत हो गया तुम लोगों का ये टेंट्रम, मैंने बहुत ही झेल लिया। गुस्सा होकर के वो वहाँ से जाने लगती है। तो फूहन यहाँ पर आता है और कहता है कि तुमने इस तरीके से मेरी होने वाली वाइफ़ जीजी के घर वालों को बुली किया है, तो तुम्हें सॉरी कहना पड़ेगा। वैसे तो वो भीड़ में जानता था कि ये लोग एनी को जाने नहीं देंगे, दैट्स व्हाई वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका ये तरीका सही था? भले ही आप किसी से इतना गुस्सा हो, लेकिन जब आपने सोचा है कि पूरी ज़िंदगी आपको उस इंसान के साथ बितानी है, तो ऐसे इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। मजबूरी में यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलती है।
और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाहर जाती है तो सोचती है कि शायद अब उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर उससे अलग हो जाने में ही भलाई है। वो वहीं बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन तभी वहाँ पर जो फ़ोन था उसे उठा के ले जाता है उसके घर और जब उसके घर लेके जाता है उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसके डैड यहाँ पर आए हुए हैं और वो और गू के दोनों के डैड उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे माफ़ कर देने के लिए और उसे उसकी कंपनी को एक्चुअल में अब फ़ोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो बैंकरप्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो उसे जाने देने के लिए। लेकिन वो कहती है कि अब उसके और फ़ोन के बीच ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसकी बातों को सुनेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो उसके डैड थे, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, अगर वो ऐसे ही करते रहा तो एक बार तुम जाकर के बात करो और उसे समझाने का कोशिश करो। काफ़ी कहने पर वो रेडी तो हो जाती है और डरते-डरते फ़ोन से बात करने के लिए जाती है। फ़ोन वहाँ पर आता है और अब उसका भाव खाने का वक़्त था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भाव खाने वाला था। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस तरीके से बोले कि एक्चुअल में यहाँ पर उसे उसके डैड की कंपनी के लिए हेल्प चाहिए। वो उसे अपने साथ लंच करने का ऑफ़र देता है और कहता है, वहीं पर हम बात करेंगे। तो वो मजबूरी में रेडी हो जाती है। लंच करने जाने पर वो कहती है कि एक्चुअल में मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी ताकि तुम मेरे डैड और गू के डैड की कंपनी को जाने दो। वो कहता है और मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो वो कहती है बदले में जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए 3 काम करना पड़ेगा। फिर मैं सोचूँगा कि तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ क्या करना है, तो वो रेडी हो जाती है। सबसे पहले उसका काम था फ़ोन उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि वो उसके लिए ड्रेस तैयार करे। जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो उसने उसे कहा था कि वो उसके लिए ड्रेस तैयार करेगी और वो भी वेडिंग ड्रेस। उससे पूछती है कि ये किस टाइप का ड्रेस तैयार करना है, तो वो कहता है कि वेडिंग ड्रेस। ये सुनते ही वो भी शॉक्ड हो जाती है, बट अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए उसका वेडिंग ड्रेस तैयार करती है, जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा वाला खूबसूरत लग रहा था। और इस तरीके से वेडिंग ड्रेस पहनने के बाद अब उसे दूसरा काम देता है कि उसे भी एक वेडिंग ड्रेस ट्राई करना होगा। जहाँ पर कि इस तरीके से उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर वो जीजी को प्रपोज़ करने से पहले प्लान करना चाह रहा है, ताकि यहाँ पर उसका प्रैक्टिस रहे, तो इस तरीके से वो गड़बड़ ना करे कुछ, तो वो भी वो ड्रेस पहन कर के आ जाती है और वो वही ड्रेस था जो कि अपने शादी में वो पहनने वाली थी और इन दोनों ने मिल-बाँट करके डिसाइड किया था। अब वो उससे कहती है बताओ तीसरा काम क्या है? तब उसे रिंग देते हुए उसे किस कर लेता है और कहता है तीसरा काम है तुम्हें मेरे प्रपोज़ल को हाँ कहना। एनी शॉक हो जाती है। वो थोड़ा-सा इमोशनल होते हुए कहता है कि तुम्हें पता है पिछले कई दिनों से मैं कैसा बुरा सपना देख रहा हूँ। ये एक्चुअल में हमारी शादी वाले दिन ऐसे आग लग गया है और हम दोनों मर जा रहे हैं। यानी कहती है कि ये हमारे पिछले जन्म के हैं चीज़ें और मैं रिबॉर्न होकर के आई हूँ। वो कहता है इसलिए तुम मुझसे इतना अलग रह रही थी? वो कहती है हाँ, पिछले जन्म में तुम मुझे बचाने के चक्कर में मारे गए थे और इसी वज़ह से मैं इस जन्म में तुमसे शुरुआत से ही दूरी बना रही थी ताकि यहाँ पर तुम्हें कम से कम सेव कर सकूँ। तो फ़ोन उसे माफ़ कर देता है। एनी कहती है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देने वाली हूँ। वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ कर के कहीं नहीं जाने वाला था। जीजी के साथ एंगेजमेंट तो यूँ ही फ़ेक हुआ था, मैं तुम्हें जेलस फ़ील कराने के लिए ऐसा कर रहा था ताकि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। अब किस वाली बात यहाँ पर एनी ने उसे कन्फ़र्म की नहीं थी, बट फिर भी वो फ़ोन को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। वो उसे कहता है कि चलो फाइनली अब हमारे बीच प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तब एक और इम्पोर्टेंट काम कर ही लेते हैं। वो एनी को उसके डैड से मिलने के लिए लेकर के जाता है। बट आपको क्या लगता है, आप लोग सोच के बताना कि चलो माना एनी की ऐसे मजबूरी थी, लेकिन वो फ़ोन को ह्यूमिलिएट तो नहीं करती थी। फ़ोन ने लिटरली उसे सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट किया था और जो इतना इंसल्ट किया था उसके बाद इतनी आसानी से एनी का फ़ोन को माफ़ कर देना सही था। मुझे तो नहीं लगता अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे बदला लेने के लिए इस हद तक तो नहीं गिर सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो एनी को वो फ़ोन अपने डैड के घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो कहती है फ़ोन ने कहा है कि एक्चुअल में वो उनकी कंपनी को जाने तो देगा लेकिन कंपनी के 50% शेयर उसे चाहिए, कंपनी तब से वो हैंडल करेगी और हर महीने उन्हें मंथली दिया जाएगा, नहीं तो कंपनी ऐसे भी बैंकरप्ट होने वाली है। उसके डैड इस बात के लिए मान जाते हैं। एनी को 50% शेयर देने के बाद कुछ परसेंट शेयर उनके पास भी बच रहे थे और हर मंथली तो एनी देने ही वाली थी, तो उससे उनका गुज़ारा चल जाता। तो मजबूरी में वो इस बात को मान जाते हैं। वहीन उसके डैड को क्लियर करता है कि एनी आज से उसकी वाइफ़ है और उसका आप लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है।
दोनों जाकर के शादी का सर्टिफ़िकेट ले लेते हैं और फाइनली यहाँ पर वो लोग खुश थे कि वो दोनों एक हैं। वो यहाँ पर अपना कार लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर जीजी का भाई आ जाता है और वो एनी का इंसल्ट कर रहा होता है कि तुम अब भी फ़ोइन के पीछे पड़ी हो। उसे नहीं पता था कि जीजी के साथ फ़ोइन का एंगेजमेंट टूट चुका है। तभी वहाँ पर फ़ोइन अपने कार से आता है और वो एनी को प्यार जताते हुए कहता है कि बेटा यही मेरी रियल वाइफ़ थी और रियल वाइफ़ है। तुम्हारी बहन के साथ मेरा सिर्फ़ फेक एंगेजमेंट था। जाओ भी बच्चे हो अपने घर वालों से इस बात की सच्चाई पता करो, तब आना मुझसे बात करने के लिए। फिर वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एनी प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर जो लिली और तियान थे वो भी जेल से बाहर आ चुके थे यहाँ पर बेल-वेल पर। लेकिन दोनों की बहुत ही बुरी हालत थी, कंपनी में तो कुछ बचा नहीं था। जो लिली थी वो अपने डैड के ही पैसे छीन लिया कर रही होती है और कुछ अमीर बुड्ढों के साथ वो उनकी मिस्ट्रेस बन कर के अपनी ज़िंदगी काट रही होती है। तियान जब ये चीज़ देखता है तो वो उस पे भड़क रहा था कि मेरा भी तुमसे डिवोर्स नहीं हुआ है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। कम से कम इन बुड्ढों के साथ मुझे कुछ पैसे तो मिल जा रहे हैं। ऐसे पॉइंट पर हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त कहानी के हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।